WHO ने एक बार फिर से चेताया है। हम बात कोरोना की कर रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना की तीसरी लहर की आहट साफ तौर पर सुनाई दे रही है। कोरोना के आंकड़ों से जहां सरकारें परेशान हैं, वहीं आम लोगों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो कि चिंताजनक हैं। भारत सरकार ने भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और बार बार की जा रही है। और इधर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि अगले 3 से 4 महीने काफी सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर वीके पॉल आगे कहते हैं कि अगले 100 से 125 दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब भी बड़ी आबादी पर संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। हम हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। आगे उन्होंने लिखा, स्पेन में एक सप्ताह में 64% मामले बढ़े हैं, कोरोना केस सामने आए हैं। और इधर नीदरलैंड में संक्रमण की संख्या 300% बढ़ चुकी है। यह नीदरलैंड का हाल। अफ्रीका में फिर से संक्रमण तेज हो रहा है। यह कोरोना पैर पसार रहा है। इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं। यह दुनिया का हाल है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रेजेंटली लीविंग असाइड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिकाज को छोड़ दें तो लगभग बाकी सारे रीजन्स में सिचुएशन जो है फ्रॉम बैड टू वर्स हो रही है, फ्रॉम गुड टू बैड हो रही है। ये फैक्ट है और इसलिए हमने भी ये अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करी कि उसको एक दर्शाया जाए एक स्लाइड के ऊपर कि ओवरऑल वर्ल्ड एक तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक सच्चाई है। ये हमें आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चेतावनी है, रेड फ्लैग है। इसको आप वार्निंग लेकर चलिए कि सब कुछ जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता। और डॉक्टर वीके पॉल का डर यूं ही नहीं है। दरअसल दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर ने दस्तक भी दे दी है। इसकी गवाही पिछले एक सप्ते में आए आंकड़े दे रहे हैं और ये आंकड़े डराने वाले हैं। दरअसल 126 देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़े हैं। 33 देशों में 2 हफ्ते में कोरोना केस 2 गुने हो गए हैं और इन 33 देशों में 100% से ज्यादा केस बढ़े हैं। कोविड की तीसरी लहर लाएगी तबाही और कहर। अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन झेल रहे कोरोना का पेन। आया बीमारी का ट्रिपल कॉकटेल, हेल्थ सिस्टम हो जाएगा फेल। दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर उठाने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बुधवार को कोरोना की तीसरी लहर आने का ऐलान किया है और इसकी तस्वीरें भी दुनिया के अलग अलग देशों में दिखने लगी हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में से 19 में पुराने मामलों की तुलना में कोरोना के दोगुने नए केस सामने आ रहे हैं। यहाँ पिछले 25 दिनों में संक्रमण के नए मामलों में 350% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सतर्कता बरतते हुए दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में घर के अंदर भी मास्क पहनने को जरूरी कर दिया गया है। कोरोना के नए बीटा वेरिएंट के चलते ब्रिटेन जल्द ही फ्रांस को रेड लिस्ट में डाल सकता है। इसके बाद वहां से आने वाले लोगों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। फ्रांस से आने वालों को होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। अभी ब्रिटेन ने फ्रांस को मीडियम रिस्क कंट्री की कैटेगरी में रखा है। बीटा वेरिएंट का पहला केस साउथ अफ्रीका में मिला था। ब्रिटेन में गुरुवार को 48,553 नए मामले सामने आए। अब तक यहां संक्रमण के 52,81,000 केस सामने आ चुके हैं। 43,80,000 लोग रिकवर हो चुके हैं और 1,28,000 लोगों की मौत हुई है। लेकिन ब्रिटेन में पिछले 25 दिनों में 223% मामले बढ़े हैं। 27 करोड़ आबादी वाला इंडोनेशिया इस समय एशिया का एपिसेंटर बन गया है। यहाँ इस समय भारत से भी ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को इंडोनेशिया में 56,757 केस सामने आए। यहाँ 25 दिनों में 200% की दर से कोरोना के मामलों में उछाल आया है। भारत में भी कोरोना के मामलों को लेकर चिंता बढ़ रही है। अनलॉक के बाद शुरू हुई लापरवाहियों के साथ साथ बदलते मौसम के बीच देश के 8 राज्यों में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा है और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारें भी अलर्ट मोड पर आ गई हैं।
कोरोना की रफ्तार को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़े हैं उन्हें सक्रिय उपाय करते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने 40 नीति पर जोर देते हुए कहा कि हमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका की हमारी रणनीति फोकस करते हुए ही आगे बढ़ना है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। एक तरफ कोरोना लगातार दुनिया को डस रहा है तो दूसरी तरफ एक और मुसीबत से वैज्ञानिक दुनिया को आगाह कर रहे हैं। ब्रिटेन में 29 डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के एक पैनल ने कोरोना और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर के साथ फ्लू कहर बरपाएगा। 2021 में ब्रिटेन में फ्लू 60,000 लोगों की जान लेगा। साथ ही 40,000 बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की चेतावनी जारी की है। लगभग 60,000 लोगों की मृत्यु हो सकती है इंग्लैंड में इस कोल्ड में, बिकॉज ऑफ उनकी इम्यूनिटी पहले से काफी कम हो गई है कोविड इन्फेक्शन होने की वजह से। जबकि हमें पता है कि जो इंग्लैंड की जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या से बहुत कम है। वहाँ सिर्फ 7 करोड़ लोग आसपास रहते हैं, हमारे यहाँ लगभग 140 करोड़, लगभग 20 गुना ज्यादा लोग इंग्लैंड से इंडिया में रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम, ऐसा कुछ इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली ये हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। एक तरफ कोरोना नए नए रूप लेकर इंसानी जान के लिए खतरा बनता जा रहा है तो वहीं कोरोना की वजह से ही दूसरे वायरस भी मजबूत होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि इंसानी शरीर कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में बस जरूरत है तो हमें एहतियात रखने की, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की और सही समय पर वैक्सीन लगवाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जो आंकड़ा WHO की तरफ से रखा गया है, बार बार WHO चेता रहा है कि अन्य देशों में, भारत को आप छोड़ दीजिए, अन्य देशों में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, वो तीसरी लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुताबिक कि तीसरी लहर आ चुकी है। और भारत में अगर लापरवाही बरती गई तो यहां पर भी बहुत दूर नहीं है तीसरी लहर, दहलीज पर खड़ी हुई है। बार बार हम ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर VK पॉल भी लगातार चेता रहे हैं। चर्चा करते हैं, बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं मेडिसिन एम्स। डॉक्टर DK गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, CMD फेलिक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, CMD रेडिक्स हेल्थ केयर। और डॉक्टर M वलीद, सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम हॉस्पिटल। स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल डॉक्टर अरविंद कुमार, WHO लगातार चेतावनी दे रहा है और विदेशों के आंकड़े भी सामने रख रहा है। ये कई देश ऐसे हैं जिसमें आप देख रहे हैं स्पेन, नीदरलैंड, अफ्रीका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या तीसरी लहर है? ये देखिए, अगर हम अपने जो पुराने हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं सेकेंड वेव के, तो मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी हम अपने मतलब कोताहियों की चरम पार कर चुके थे लास्ट वेव में। और बार बार ये कहने के बाद गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, उनके द्वारा बार बार कहने के बाद भी अगर अभी आप प्रकरण देखें, पब्लिक का जो बिहेवियर देखें, कल मैंने ये सुना कि उत्तराखंड ने बहुत सारे व्हीकल्स को टर्न डाउन कर दिया कि आप रिटर्न हो जाइए दिल्ली की तरफ। तो लोगों में जो रेस्टलेसनेस है, अभी जो ये लॉकडाउन से जो छुटकारा मिला है, लोग जिस तरीके से इसकी फ्रीडम को नहीं मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब कि जो विदेशी आंकड़ा हमारे पास आया है, बेताशा वृद्धि हो रही है, तो क्या वहां पर तीसरी लहर आ गई है विदेशों में? तीसरी लहर देखिए, हर मामलों में तीसरी लहर इज इंडिस्पेंसिबल। तीसरी लहर की शुरुआत मेरा मानना है कि ऑलरेडी हो चुकी है। लहर कितनी गंभीर होगी, कितनी पीक पे जाएगी, ये कहना अभी मुश्किल होगा। लेकिन तीसरी लहर हम लोग ऑलरेडी तीसरी लहर में बहुत मामलों में, बहुत देशों के हिसाब से ऑलरेडी हम प्रवेश कर चुके हैं। इंडिया में इसका आगमन कब होगा, ये ज्यादा दूर हम नहीं है। अगर हमारा बिहेवियर मॉडिफाई नहीं हुआ तो बहुत जल्दी हम तीसरी लहर में जाने वाले हैं। जी
ओके, अगर बिहेवियर ठीक नहीं हुआ तो जल्द ही भारत भी तीसरी लहर में प्रवेश कर जाएगा। और डॉक्टर डीके गुप्ता, जो डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है वो बार बार ये कह रहे हैं, और उन्होंने आंकड़ा रखा है कि स्पेन में एक सप्ताह में 64% केस बढ़े हैं कोरोना के। नीदरलैंड में संक्रमण की संख्या 300% बढ़ी है। उसके बाद अफ्रीका में तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड। उसी हिसाब से वो कह रहे हैं कि भारत में अगर हम नहीं संभले तो फिर हम भी बहुत जल्द, यानी कि अगस्त में ही प्रवेश कर जाएंगे, तीसरी लहर टच कर लेंगे हम। बिल्कुल, डॉक्टर पॉल ने कहा कि नेक्स्ट 100 से 125 दिन हम लोग के लिए बड़े क्रूशियल है। मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट 100 से 125 दिन में हम लोग पीक पे पहुंच जाएंगे। अगर यही हालात रहे जैसे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट पर्यटक स्थल पे, जहां पे लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क नहीं पहन रहे, तो अगर ऐसा हालात रहा तो डेफिनेटली 1 महीने के अंदर तो हमारे पास थर्ड वेव में घुस जाएंगे। अगस्त के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं एंटर हो जाएंगे और केसेस जो अभी 40-50 हजार चल रहे हैं वो सडनली 1 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं। दूसरा, 100 से 125 दिन जो बात करें वो पीक पे पहुंच सकते हैं अगर यही हालात रहे। तो इस समय सरकार को चाहिए और हमारी जनता को चाहिए, कृपया धैर्य रखें। सरकार को चाहिए इस समय कि जितने कानून है, जितने SOP हैं, जितनी गाइडलाइंस है, उन सबको स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए और हेल्थ के लिए, वही रिस्पॉन्सिबल है। तो उन सबकी जिम्मेदारी है इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाएं, सख्ती से इंप्लीमेंट कराएं। हमारी जनता जो इस तरह के पिक्चर्स देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, वो ढीठ हो चुकी है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको लग नहीं रहा है कि हमने जो दूसरी व्यक्ति उसमें कितना नुकसान झेला है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों को बेड नहीं मिला, कितने लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली। वो दोबारा ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए हमें जनता को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करवानी पड़ेगी। उन लोगों को बार बार अवेयर करना पड़ेगा, बार बार जगाना पड़ेगा, जैसे आप लोग कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। ये चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। मैं थैंकफुल हूँ न्यूज 24 का कि आप लोग जनता को बार बार जगा रहे हैं, तो ऐसे ही जगाते रहे। और दूसरी बात, सरकार को इस समय सख्त कानून बनाने की, कानून तो बने हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हम लोग क्या करेंगे, जब ये केसेस बढ़ जाएंगे ना 1 महीने बाद, तब लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, तब लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या हम ऐसी स्थिति में क्यों जाना चाहते हैं? उससे पहले ही हम पार्शियल लॉकडाउन क्यों नहीं रखते कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी राजनीतिक स्थल हैं, जितने भी राजनीतिक रैलियां हैं, इन सबको अगले 3-4 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए। जब तक हमारी जनसंख्या का 60-70% लोग इम्यूनाइज ना हो जाए, तब तक हम लोग का ऐसे हॉट स्पॉट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। और हम सबको पता है जो हमारी वैक्सीनेशन की गति है वो जितनी हमें होनी चाहिए, जितनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उतनी स्पीड से नहीं हो रही है। अगर हम लोगों को दिसंबर तक 50-60% लोगों को इम्यूनाइज करना है तो हमें 90 लाख, लगभग 86 लाख पर डे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। हमारी स्पीड चल रही है लगभग 40 लाख की, बिल्कुल। तो आधे से चल रहे हैं। अभी 10% ही आबादी, जो भारत की आबादी है उस हिसाब से आप रेशियो निकालेंगे तो 10% ही वैक्सीनेट हुई है। डॉक्टर एम वली, मैं आपके पास आती हूँ। सर, दिक्कत क्या है कि यूरोपीय कंट्रीज का आंकड़ा आपके पास होगा वैक्सीनेशन का, तकरीबन वहां पर एक बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन भारत में अगर तीसरी लहर आ जाती है तो मात्र 10% लोग अब तक वैक्सीनेट हो पाए हैं। तो ऐसे में भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता है? हमारी चिंताएं कई हैं। एक तो आबादी का घनत्व जो है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो बहुत ज्यादा है। दूसरे, लोगों का इस कोरोना के समय में कितना चिंतन है, कितने सीरियस हैं, वो इसको देखना बहुत जरूरी है। और ये बहुत रेयर है कि किसी कंट्री का प्रधानमंत्री आकर जनता को संबोधित करे, डॉक्टर्स को संबोधित करे, स्टेट के मिनिस्टर्स को संबोधित करे और बार बार ये याद दिलाए, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बार बार याद दिलाया जा रहा है कि सिचुएशन सीरियस है, आप लोगों को टीके के लिए आगे आना है, आप लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। और जो कल की 4 टी हैं प्रधानमंत्री जी की, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका, तो ये उन्होंने टीका इसमें ऐड कर दिया है ऑलरेडी। तो यही 4 चीजें हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मैंने भी इसमें एक फैक्ट बनाया है, फैक्ट से हम मुकर नहीं सकते। और फैक्ट का मतलब भी ऐसा है, न्यूमोनिक के फेस को कवर करना, F से फेस को कवर करिए, A से अवॉइड क्राउड, और जो है T से 2 मीटर डिस्टेंस, और C से क्लीन हैंड्स, और उसमें T40 का भी आता है। तो ये चीजें अगर हम बेसिक्स याद रखेंगे और हम इस पर अमल करेंगे तो शायद हम इन मुल्कों के मुकाबले में बहुत सेफ हो जाएंगे। और नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा खतरा भी उतना ही ज्यादा है। ये डॉक्टर वीके पॉल जो कह रहे हैं, या ICMR जो कह रहा है, या SBI की रिपोर्ट जो कह रही है, या हमारे शुरू में जो साइंटिफिक एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के थे उन्होंने जो कहा था, अगस्त सितंबर, ये 2 महीने वाकई में बहुत खतरनाक हैं। और मुझे महसूस हो रहा है कि फ्रेश केसेस आने लगे हैं। एक आध केस का जो मेरे पास एक्सपोजर हुआ है तो मुझे पता चला है, तो मुझे महसूस हो रहा है। क्या और ये जो हमारी 6 में कुछ आपको दिखाई, क्या सिम्टम्स हैं? सिम्टम्स तो यही हैं, बुखार होगा, नाक
नज़ला होगा, हेडेक होगा, कुछ इनमें नए वेरिएंट्स जो आए हैं डेल्टा प्लस, उनके सिम्टम्स कुछ अजीब से हैं, जल्दी होते हैं, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं, कुछ वैस्कुलर सिम्टम्स होते हैं, कुछ बच्चों में कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं, MICS डॉक्टर साहब बताएंगे अभी, रवि मलिक साहब। तो ये सब मिले जुले जो सिम्टम्स हैं ये बड़े कंफ्यूजिंग हैं, और इसको आइडेंटिफाई करना RT-PCR के जरिए, हमारी लिमिटेशंस हैं वो हम करें। और हम लोगों से इस वक्त यही कह रहे हैं कि अपने घर में रहिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए और अपने को वैक्सीनेट कराते रहिए। ये 3 बड़ी चीजें हैं जो हम लोगों से कह रहे हैं, और यही इसका सोल्यूशन है। और पता नहीं क्यों लोग सीरियस नहीं है, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रही है सर, जो आपकी चिंता है वो सरकार की भी चिंता है और न्यूज़ 24 की भी चिंता यही है कि लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। डॉक्टर रवि मलिक, क्या आप समझ पा रहे हैं कि लोगों को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, जब WHO ये कह रहा है, डॉक्टर VK पॉल, ICMR, सब सरकार चेतावनी दे रही है कि अगर बाहर के देशों में तीसरी लहर आ गई है तो फिर भारत की भी दहलीज बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मुझे जो एक चीज नहीं समझ आ रही है वो ये नहीं समझ आ रही, लोगों को इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दे कौन रहा है, वो क्यों सोशल स्प्रेडर इवेंट्स का पार्ट बन रहे हैं, क्यों कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इतनी मौतें देखी हैं, देश के अंदर सब कुछ है। मुझे एक चीज ये नहीं समझ आ रही है, आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है, बाकी तो हर चीज समझ आ रही है, ये नहीं समझ आ रही है ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है। देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश एक डिफरेंट पायदान पे खड़ा है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 18 साल से छोटे बच्चे जो है 33%, 1/3 पॉपुलेशन है, जिनमें से एक भी वैक्सीनेटेड नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी हमारी बड़ी नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वीक है, वायरस अपना रूप प्रतिरूप बदले जा रहा है और एग्रेसिव होके आ रहा है। लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही? दूसरी चीज, वी मस्ट लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। आप हिस्ट्री देखिए, सेकेंड वेव जिस तरह से यूके में आई थी, USA में आई थी, बिल्कुल उसी वे से, बिल्कुल उसी तरह से हमारे इधर आई। 1.5 से 2 महीने की शांति थी, उसके बाद वेव आई, 1 महीने में पीक आई, 1.5-2 महीने के अंदर वो खत्म हुई। इसी तरह से अब थर्ड वेव शुरू हो रही है, सेम वे से, जैसे नीदरलैंड में हुआ, ब्रिटेन में हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ब्रिटेन में 223% केसेस बढ़ रहे हैं, जब 300% नीदरलैंड में बढ़ रहे हैं, जहां की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोगों की हाइजीन अच्छी है, लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी इजीली मेंटेन होती है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, जब वहां पे 300-300% बढ़ रहे हैं, तो हमारे देश भी बैठा हुआ है बारूद के ढेर पे। वी आर सिटिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ ए वोल्केनो, हम बिल्कुल एक ज्वालामुखी के तरफ पे बैठे हुए हैं और लोगों को ये समझ नहीं आ रही। तो मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती यही है, नंबर 1, वैक्सीन जहां पर जिसको अपॉर्चुनिटी मिले फटाफट लगवाता जाए, क्योंकि थर्ड वेव आएगी। अगर आपको एक भी वैक्सीन लगी हुई है तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरी चीज, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कीजिए। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे ये राजनीतिक है, चाहे ये सामाजिक है, चाहे ये धार्मिक है, किसी भी सोशल स्प्रेडर इवेंट का पार्ट ना बनिए। लास्ट में मैं एक चीज सरकार को यह भी बताना चाहूंगा, सबको मालूम है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सबको मालूम है, सबने मृत्यु देखी है, सब कुछ है, अगर उसके बाद भी वायलेशंस हो रही हैं तो ये नादानी नहीं है, ये लापरवाही है, और लापरवाही से दूसरे की जान को रिस्क करना ठीक नहीं है। इस पर सख्त एक्शन अब होना चाहिए। जो इस वक्त कोई भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहा है या सोशल स्प्रेडर इवेंट्स को जो बढ़ावा दे रहा है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। दिस इज अ मर्डरस अटेम्प्ट। आप अपनी लापरवाही से दूसरे व्यक्ति की जान को खतरे में डाल रहे हैं, और इनकी सख्त मेरा मानना यही है कि अब सख्ताई होनी चाहिए, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और लोगों से भी विनम्र विनती है कि वो सारी प्रोटोकॉल्स का फायदा करें, नहीं तो फिर से वेव आएगी, फिर वही ऑक्सीजन की कमी, फिर वही, क्योंकि हमारे देश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रोस में तो है। अब आप ये देखिए कि रूरल पॉपुलेशन में अगर इसने अपना रुख कर लिया, बच्चों की तरफ अगर रुख कर लिया, बहुत सारी चीजें, जैसे डॉक्टर बली ने बड़ी अच्छी चीज बताई, मैं यहाँ पर यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बच्चों के अंदर MIS यानी मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जो कि आती है, जो कि ICU में केवल ट्रीट होती है। हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक ICU ज्यादा नहीं है, हमारे यहाँ पे वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए ज्यादा नहीं है, बड़ों की कमी है तो बच्चों की भी कमी है। तो ये हमारे को देखना बड़ा जरूरी है, और मैं सबसे यही, और आपकी चैनल को भी मैं शुक्रिया करूंगा कि आप इसको लगातार बार बार कर रहे हैं, और इसको करते रहिए जब तक कि लोग बिल्कुल सर, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। डे 1 से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, डे 1 से, क्योंकि जो तस्वीर देखी थी वो बहुत भयावह थी, सभी के आंसू निकले थे। हम नहीं चाहते कि दोबारा वैसे ही हालात हिंदुस्तान में बने। डॉक्टर अरविंद कुमार, अभी डेल्टा का भी सर खतरा बना हुआ है, डेल्टा प्लस का भी बना हुआ है, और भी इसके कई वेरिएंट सामने निकल कर आए हैं, ये कितना खतरनाक है सब?
देखिए, जो डेल्टा वेरिएंट है ये ज्यादा कंसर्न इसलिए है कि ये डेल्टा जो लोकस है, जो कि हमने बाहर जो देखा था उससे ज्यादा थोड़ा स्प्रेड इसका ज्यादा फास्ट था, और कहीं कहीं इसकी जो केसेस की सिवियरिटी थी वो ज्यादा था। तो उसको देखते हुए डेल्टा वेरिएंट डेफिनेटली एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इसलिए ये ऐसा कहा जाता है क्योंकि हम एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं इम्यून एस्केप फिनोमिना। तो जो ये वेरिएशंस होते हैं एक खास लोकस में, जिसमें ये डेल्टा में एक 417 लोकस है जहां पे ये वेरिएशन है, तो ये इस तरीके से म्यूटेट करते हैं वायरस अपने आप को कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका है, ये उनकी इम्यूनिटी को भी एस्केप कर जाता है। या ऐसा भी पाया गया है कि जो नए वेरिएंट्स होते हैं कभी कभी मिस माथुर, उसमें ऐसा देखा गया है कि जो हमारे नॉर्मल RT-PCR टेस्ट्स हैं वो उसमें ना आए पॉजिटिव। तो ये 2-3 जो मुख्य कारण है नए वेरिएंट्स के, एक तो प्रॉब्लम ऑफ स्प्रेड और दूसरा ये कि वो टेस्ट में भी ना कैच हो। तो इन सबको कंबाइन करने से ऐसा लगता है कि कभी कभी प्रॉब्लम बहुत ग्रेव हो जाता है। इवन इफ यू टेस्ट, हम टेस्ट करते हैं फिर भी उसमें नहीं आता है। दूसरा, जैसे डॉक्टर वली ने कहा, जो सिम्टोमोलॉजी है डेल्टा वेरिएंट का, वो जो हमने पहले देखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार ये डेल्टा वेरिएंट के जो सिम्टम्स रिपोर्टेड हैं उसमें ज्यादातर जो है पेशेंट हेडेक और डायरिया से प्रेजेंट करता है। शुरू में बहुत फीवर होता है लेकिन उतना ज्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, और स्किन रैशेज जो हमने पहले नहीं देखे वो डेल्टा वेरिएंट में कभी कभी देखा गया है। तो सिम्टोमोलॉजी का डिफरेंट होना, टेस्ट में कभी कभी नए वेरिएंट्स का ना कैच होना, RT-PCR उतना ज्यादा इक्विप ना होना, और इम्यून एस्केप फिनोमेना जिसकी वजह से वो वायरस जो है इम्यून को एस्केप कर जाए, इन सबको कंबाइन करने के बाद ये माना गया है कि ऐसे जो वेरिएशंस हैं और उसमें अगर गिवन कि हमारा बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है और साथ में हम अगर इम्यून नहीं कर पा रहे हैं, इम्यूनिटी वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं या वैक्सीन लोग नहीं ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ग्रेव होने जा रही है, मेरा ये मानना है। इसलिए इसका आंसर एक ही है कि अगर आप मेडिसिन में मुझसे बात करें कि लैंडमार्क क्या रहा लास्ट 1-2 साल में, तो इतना रैपिड वायरस का बनाना 18 महीने में दुनिया साइंटिस्ट द्वारा, ऐसा मेरे अनुभव में और मेरे नॉलेज में नहीं है। तो उस वैक्सीन का उपयोग करें हम सब मिलके। अभी मैं देखता हूँ कि सोसाइटी में लोग वैक्सीन का कैंप लगा रहे हैं। जरूरत क्यों है? अभी भी लोग वैक्सीन के लिए प्रॉम्प्ट होके नहीं जा रहे हैं सेंटर पे। ये जो हेजिटेंसी है, इसकी जितनी बुराई की जाए कम है। अभी चाहिए कि सब लोग आए, अपने आप को वैक्सीनेट करें, चाहे जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो, क्योंकि और हमारे पास दूसरा कोई हथियार नहीं है। नहीं, वैक्सीन तो सर सभी अच्छी है। ये लोग जो भ्रम में हैं कि वैक्सीन हम ये लगवाएंगे दूसरी लगवाएंगे, नहीं, वैक्सीन सारी अच्छी हैं, जो मिल जाए आप वैक्सीन लगवा लीजिए। यही सबसे बड़ा अभी हथियार है कोरोना के खिलाफ। डॉक्टर DK गुप्ता, अब मैं बच्चों की बात आपसे जरूर करना चाहूंगी। PM भी कई बार अब जब भी बोलते हैं वो बच्चों का जिक्र करते हैं, यानी कि जो लोग अभी सैर सपाटे पर हैं और जो ठंडी हवा लेने के लिए वादियों में जा रहे हैं, वो क्यों भूल रहे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए भी एक बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। उनका तो ठीक है, और जो घर में बच्चे हैं और साथ में ले जा रहे हैं उनका क्या? थर्ड वेव में बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा लगातार बताया जा रहा है। उसके बावजूद भी कहते हैं कि बच्चों पर आंच आती है तो हमारी सांसें अटक जाती है, उसके बाद भी ये लोग नहीं संभल रहे हैं। विघ्नेश, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। जैसे डॉक्टर रवि मलिक ने बताया कि बच्चों में भी कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और उन सीरियस कॉम्प्लिकेशन में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसे बच्चों को मैं पीडियाट्रिक ICU में रखना पड़ता है, और इंडिया में पीडियाट्रिक ICU सिर्फ Tier 1 सिटीज में है, वो भी लिमिटेड है, गिनी चुनी है। मतलब पीडियाट्रिक इंटेंसिव हमारे पास बहुत कम है। इसलिए हम सबको चाहिए कि बच्चों को कैसे बचाना। दूसरी बात, बच्चे अभी तक वल्नरेबल हैं, हाई रिस्क पे हैं, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है। अभी तक वैक्सीन आने में 5-6 महीने कम से कम लगने वाले हैं। ट्रायल्स चल रहे हैं, ट्रायल्स के रिजल्ट आएंगे, डाटा सबमिट होगा, फिर SCPC का और DGCI का इन सबका अप्रूवल मिलेगा, तब वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं अगले 1 साल में बच्चों का वैक्सीनेशन हम कुछ 10-15-20% कर पाएंगे। तो तब तक हम बच्चों को चाहिए, हम लोग को चाहिए कि बच्चों को बचा के रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का खुद पालन करें, क्योंकि अगर हम खुद नहीं पालन करेंगे तो बच्चे बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो बच्चे हमें देखते हैं, हमें फॉलो करते हैं। तो अगर पेरेंट्स ही वहां पे अगर देख रहे हैं, वहां पे नहा रहे हैं झरने के नीचे, उनको कोई चिंता नहीं है, वहां पे सारी। सर 1 मिनट रोकना चाह रहे हैं, बड़ी खबर आ गई है टोक्यो से। कोरोना का साया देखिए टोक्यो भी पहुंच चुका है। टोक्यो ओलंपिक पर भी भारी पड़ रहा है कोरोना। टोक्यो ओलंपिक के खेल गांव में
कोरोना का पहला संक्रमित मामला सामने आया है और संक्रमित होने वाला व्यक्ति आयोजन मंडल का सदस्य बताया जा रहा है। न्यूज एजेंसी के अनुसार AFP के मुताबिक आयोजकों ने कोरोना से संक्रमित इस अधिकारी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया है। बता दें कि ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होनी है और बीते दिनों टोक्यो में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। डॉक्टर DK गुप्ता, आप देखिए इतनी सावधानी वहां बरती जा रही है टोक्यो में, वहां तक नहीं छोड़ रहा है कोरोना हाल, तो भारत की तो स्थिति पर और चिंता बढ़ रही है हमारी। नेश, आपने जैसा बताया, अभी WHO ने एक दिन पहले चेतावनी जारी करी है। दुनिया के 66 देश हैं जहां पे कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बताया, स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे जो स्प्रेड रेट है, इन्फेक्शन रेट है, वो 100% से लेकर 200% और 300% तक बढ़ चुका है। R0 वैल्यू जो एक इन्फेक्शन स्प्रेड का मार्कर होता है, इंडिया में भी पिछले 2 हफ्ते में वो 0.75 पे 0.88 बढ़ गया है। मतलब पहले 100 लोग 75 को इन्फेक्शन कर रहे थे, अब 188 कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं। अभी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई, सेकेंड वेव को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उससे पहले ही तीसरी वेव को हम जनित कर देंगे और ये हम सब द्वारा जनित तीसरी लहर होगी, ये मानव जनित तीसरी लहर होगी। तो इसलिए हम सबको चाहिए, बल्कि मैं कहूं सरकार को चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। जैसे डॉक्टर मलिक कह रहे थे, ये लोग अपना नहीं दूसरे लोगों की जान को भी रिस्क में डाल रहे हैं। भाई हम वैक्सीन लगा के या कोरोना के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके हम अपनी लाइफ तो बचा रहे हैं। जुड़ा हुआ मेरा सवाल है डॉक्टर DK गुप्ता, ये सवाल मैं डॉक्टर M वली से पूछना चाह रही हूँ। सर, इस बार अगर कोई सरकार की तरफ उंगली उठाएगा जो लापरवाही कर रहा है, तो वो शायद उसकी उंगली उठाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग अब इस बार खुद ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि सरकार तो बहुत पहले से चेता रही है। हाँ, अब सरकार को भी तो समझ आ गई है ना कि कैसे हमको लोगों को चेताना है और सरकार बराबर चेता रही है। और ये जो शब्द निकाला है रिवेंज टूरिज्म का, ये बहुत खतरनाक है। मैं तो इसको बहुत सीरियसली लिया कि ये क्या भाई, ये रिवेंज टूरिज्म क्या होता है? आप मतलब घर में कैद थे अपनी सुरक्षा के लिए, अब आप बाहर निकल पड़ेंगे, तो ये तो बहुत ही मतलब अमानवीय बिहेवियर है। आई फुली एग्री विद डॉक्टर मलिक एंड प्रीवियस स्पीकर्स, डॉक्टर अरविंद एंड डॉक्टर गुप्ता। इस समय हमको सावधान रहने की जरूरत है, नंबर 1। और जो आपने अभी टोक्यो ओलंपिक की ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है, इतनी कंट्रीज से ये खेलों का महाकुंभ है। इस तरह से हमने देखा इंडिया की भीड़ में, इस तरह से ये खेलों का महाकुंभ है और टोक्यो के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत दिन से इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा क्या खेल करने की वो जरूरत है जो आप ऑडियंस लेस, दर्शक लेस, जिसमें दर्शक ना हो, जिसमें कोई देखने वाला ना हो, मतलब मूक हो गया, ये तो मूक खेलों का एक वो हो गया। तो जब हम 1 साल के लिए किसी इवेंट को पोस्टपोन कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई को पोस्टपोन कर सकते हैं, घर से निकलने को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो हमें बहुत सीरियस होना पड़ेगा। और अब अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां इसका संज्ञान लेगी। जो डॉक्टर M वली, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और भारत में भी चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या फिर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम यहां पर परमिशन देंगे तो लोग तो आएंगे, फिर तो सरकार को भी गंभीरता से ये सारी बातें लेनी होंगी। वक्त इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चर्चा, पूरी उम्मीद है कि जो भी हिंदुस्तान की जनता इस वक्त न्यूज 24 सुन रही होगी, न्यूज 24 को देख रही होगी, एक्सपर्ट्स को सुना, वो जरूर जागरूक होने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।